मई को सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए थे और अभी तक री इवैल्यूएशन के लिए छात्र अप्लाई ही नहीं कर पाए हैं। आखिर 24 घंटे की देरी के बाद सीबीएसई का री इवैल्यूएशन पोर्टल आज सुबह शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसमें गड़बड़ी की खबरें आना शुरू हो गई। पोर्टल हैंग होने लगे, साइट ना खुलने की दिक्कत आने लगी। सीबीएसई का पोर्टल कभी ऑन होता है, कभी ऑफ हो जाता है। छात्रों को लगता है कि उनकी दिक्कतें अब खत्म होंगी, लेकिन अगले ही पल उनका इंतजार बढ़ जाता है। 12वीं के लाखों छात्र अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं। वो री इवैल्यूएशन यानी आंसर शीट्स की फिर से जांच चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस काम में दिक्कत आ रही है। छात्रों का कहना है कि पोर्टल सही नहीं चल रहा है। आखिरकार 2 जून सुबह 4:12 पर सीबीएसई का एक्स पर पोस्ट आता है कि पोर्टल रेडी है। साथ में एक वीडियो भी शेयर होता है जिसमें बताया जाता है कि री इवैल्यूएशन कैसे करें। लेकिन पोर्टल एक्टिव होने के थोड़ी ही देर बाद फिर से कुछ दिक्कतों की बात सामने आई। टेक्निकल ग्लिच की बात, साइट नहीं खुलने या लॉगिन नहीं होने की शिकायत, बार-बार कैप्चा फिल करने के बाद भी एरर आने लगा। एनडीटीवी ने खुद जाकर छात्रों के साथ रियलिटी चेक किया कि क्या सीबीएसई की री इवैल्यूएशन की साइट चल रही है। ये आप देखिए सीबीएसई की जो रीवैल्यूएशन की जो वेबसाइट है उसको खोला गया, सारे इन्होंने डिटेल अपना भरे और इसके बाद में ये जो कैप्चा है इसको भी फिल कर दिया गया है। अब हम जो है वो इसको साइन इन करेंगे और आपको बताऊं, साइन इन करने के बाद में जिस सब्जेक्ट की रीचेकिंग आपको करवानी है उस सब्जेक्ट को बाकायदा इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे कि आप किन किन सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवाते हैं, उन सब्जेक्ट में कौन से सवाल हैं जिनको आप रीचेक करवाना चाहते हैं। इसमें ये भी दिया गया है कि अगर आपकी कॉपी ब्लर है तो उसका भी ऑप्शन है। तो आइए अब इसका नेक्स्ट जो राउंड है उसको शुरू करते हैं। इन्होंने अपना पूरा फिलअप कर दिया, अपनी सारे जानकारी जो है। अब ये साइन इन करेंगे, साइन इन करिए। अब ये देखिए जैसे ही साइन इन कर रही है ये फेल्ड आ रहा है, यानी कैप्चा एक्सपायर्ड। और ये सिर्फ 1-2 बार नहीं, अभी हम लोगों ने इनसे इसको दिखाने से पहले भी कई बार ये प्रोसेस करवाया। कितने बार आप इसको भर चुकी हैं? अभी मैंने 3 बार ही भरा था एंड उससे पहले भी मैंने ट्राई किया था, तो सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो लाइक कभी साइट रुक जा रही है एंड कभी ये ग्लिच आ रहा है, कभी क्रेडेंशियल्स में प्रॉब्लम आ रही है, जबकि मेरी क्रेडेंशियल्स मैंने चेक किए हैं एंड दे आर राइट, बट स्टिल वही इशू आ रहा है। बार बार कोशिश करने के बाद कभी कैप्चा फेल बताता है तो कभी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का संदेश स्क्रीन पर आ जाता है। कैपिटल जी, कैपिटल ई, कैपिटल क्यू, फिर डी, के, 4। अब ये आप देखिए फिर से हम इसको साइन इन करेंगे और फिर से वही इनवैलिड क्रेडेंशियल्स अब आ गए इसमें। अब आप सोचिए कि कभी जो है वो कैप्चा गलत बताता है, कभी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बता रहा है। तो इस तरीके की जो दिक्कत है वो आज सुबह से हो रही है। हालांकि सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि सुबह करीब 7 बजे के बाद से पोर्टल पर किसी भी तरह का एरर नहीं दिखा। उस समय तक करीब 1100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो चुके थे। ये भी दावा किया गया कि छात्र स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से अपनी कॉपियों की जांच करवा रहे हैं, लेकिन परेशानी की शिकायतें आती रही। मेरा पोर्टल नहीं खुला था और पेमेंट का भी इशू दिखा रहा था। उस चीज़ में मुझे शुन बहुत आई है और अब दोबारा करूँगी घर जाके। जो अब नई डेट आगे बढ़ी है, आज दोबारा जाके करना है। बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि इस बार 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपनी कॉपियां देखने के लिए आवेदन किया है, जबकि 11 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की मांग दर्ज की गई है। सीबीएसई पोर्टल पर 1 जून से कॉपी वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन वेबसाइट पर साइट पर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। जल्द पोर्टल उपलब्ध होगा, इसका मैसेज आने लगा। 2 जून को पोर्टल खुला, लेकिन दिक्कतों की शिकायतें आती रही। बहुत सारे जो छात्र हैं वो आज सुबह से परेशान हैं। तमाम सारे फोन हम लोगों को आ रहे हैं। हालांकि सीबीएसई का ये कहना है कि सुबह से 1100 से ज़्यादा जो पेमेंट हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन जब 4 लाख से ज़्यादा सीबीएसई के बच्चे रीवैल्यूएशन करने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1100 तो बहुत एक छोटी इकाई है। और यही वजह है कि बहुत सारे अभिभावक जो है वो बार बार इस तरीके की शिकायत कर रहे हैं। छात्रों के लिए री इवैल्यूएशन यानी दोबारा जांच बहुत जरूरी है, खासकर उन छात्रों के लिए जिनके मार्क्स 75% से थोड़ा कम रह गए हैं,
क्योंकि IIT, NIT, IIIT और CFTI जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए अच्छे मार्क्स होना चाहिए। सामान्य और OBC छात्रों के लिए JOSAA काउंसलिंग में शामिल होने के लिए कक्षा 12वीं में कम से कम 75% अंक चाहिए या अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में होना अनिवार्य है। SC/ST के लिए ये सीमा 65% है। कई छात्र JEE परीक्षा में बहुत अच्छी रैंक हासिल कर लेते हैं, लेकिन बोर्ड में 74% या 74.5% पर अटक जाते हैं। री इवैल्यूएशन के जरिए अगर 2-3 नंबर भी बढ़ जाते हैं तो उनका IIT में पढ़ने का सपना टूटने से बच जाता है। हालांकि री इवैल्यूएशन के लिए 6 जून तक का समय है, लेकिन छात्रों के माथे पर चिंता की लकीरें भी हैं। दिल्ली में रवीश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, 12वीं का छात्र सार्थक संसदीय पैनल के सामने पेश हुआ। CBSE टेंडर पर सार्थक की प्रेजेंटेशन दिखाई गई। सार्थक की पैनल सदस्यों ने तारीफ भी की। ज्यादातर सदस्य सार्थक से सहमत हैं। अगली बैठक में CBSE इस पर जवाब देगा। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन जी, और क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि ज्यादातर सदस्य सार्थक से सहमत नजर आए। जी हाँ, आज जो संसदीय समिति की बैठक हुई शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल समिति की, उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में तो आप कह सकते हैं कि सार्थक को बुलाया गया था प्रेजेंटेशन देने के लिए। करीब उन्होंने 1-1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन से समिति के लोग काफ़ी जो है खुश नज़र आए। कई लोगों ने मेज थपथपा कर, तालियां बजा करके उनका अभिनंदन किया और 1-2 सदस्यों ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखिए, ये इसके पास इतनी जानकारी है, इसने इतना कुछ खोज लिया है। और शिक्षा अधिकारी, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन सेक्रेटरी भी थे, वहाँ पे CBSE के चेयरमैन भी थे, और उनके सामने कुछ सदस्यों ने कह दिया, आपको तो इस लड़के को अपना सलाहकार बना लेना चाहिए, इस लड़के ने तो कमाल का काम कर दिया है। तो उस बैठक का एक हिस्सा ये था। दूसरा हिस्सा ये था कि जो ऑन रिकॉर्ड हमें बताया गया कि जो चेयरमैन साहब हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि इस कमेटी का काम है, हम जो भी करेंगे वो स्टूडेंट की भलाई के लिए करेंगे। आखिर इस आज की बैठक में हुआ क्या? आज की बैठक में ये हुआ है कि CBSE के चेयरमैन और जो एजुकेशन सेक्रेटरी है, उनसे कहा गया है कि जो भी कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और आगे से इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये 3 प्रमुख सवाल जो है वो कमेटी की तरफ से उठाए गए हैं और कमेटी के सदस्यों का कहना है कि अगली मीटिंग होगी, उसमें जो है कि ये सरकार की तरफ से, CBSE की तरफ से इस पे जवाब लिखित रूप में दिया जाएगा। तो देखते हैं उस मीटिंग में क्या होता है। बिल्कुल, अगली बैठक पर सबकी नजर रहेंगी, जिस पर CBSE की तरफ से भी इस पर जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मनोरंजन जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो रीवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद इस बार लागू हुई OSM प्रणाली को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। छात्र, अभिभावक और शिक्षा विशेषज्ञ लगातार मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। इस बीच टेंडर को लेकर भी सवाल उठे हैं। एक छात्र ने ये दिखा दिया कि टेंडर प्रक्रिया में कैसे धांधली हुई। सवाल ये कि इतने बड़े सिस्टम में क्या किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया था? CBSE ने इस बार 12वीं के लिए पहली बार नई मार्किंग स्कीम लागू की। ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM। ये एक डिजिटल मार्किंग सिस्टम है, लेकिन आते ही ये विवादों में घिर गया है। OSM पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि कॉपियों को ठीक से स्कैन नहीं किया गया। कई उत्तर पुस्तिकाएं धुंधली थीं, जिसके कारण परीक्षकों को उत्तर पढ़ने में दिक्कत हुई और छात्रों को कम नंबर मिले। दिल्ली के छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने दावा किया कि रिवैल्यूएशन के लिए पोर्टल से डाउनलोड फिजिक्स की कॉपी उसकी थी ही नहीं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे विषयों में आंशिक रूप से सही उत्तरों पर दिए जाने वाले स्टेप मार्क्स इस बार कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपियां जांचते वक्त ठीक से नहीं दिए गए। इससे छात्रों के स्कोर गिर गए। एक 19 वर्षीय एथिकल हैकर ने दावा किया कि CBSE के OSM पोर्टल में कई खामियां थीं, जिससे डेटा लीक का खतरा है। 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने दावा किया कि हैदराबाद की एक कंपनी कोएम्ट एजुकेट को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदले गए।
ऑन स्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ी का सवाल सबसे पहले रांची में 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत ने उठाया। सार्थक ने दावा किया कि जब उसने जिस कंपनी को टेंडर दिया गया उसकी जांच की तो पता चला वो पहले से ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी। उनकी स्कैन की गई कॉपी में किसी दूसरे छात्र की कॉपी स्कैन हो गई। सीबीएसई ने इस मामले में माफी भी मांगी और जांच की बात कही। हमारी सहयोगी तनुष्का दत्ता ने 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत से पूछा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम संभालने वाली कंपनी कोएम्प्ट पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। सीबीएसई ने टेंडर निकाला, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला, तो मेरे पास 2 रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हैं। 2 मई 2025 का जो टेंडर कैंसिल हो चुका है और 28 अगस्त 2025 का जिसमें कोएम्प्ट एजुटेक जीती है। इन दोनों आरएफपीज को कंपेयर करके मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, कुछ डिफरेंसेस निकाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या कुछ कंसर्निंग डिफरेंस है जो कोएम्प्ट एजुटेक के लिए बेनिफिशियरी है। जी बिल्कुल, बताएं हमें सार्थक की क्या डिफरेंसेस आपको मिले हैं। मैम सबसे पहला बड़ा डिफरेंस मिला पुअर परफॉर्मेंस में। पहले वाले आरएफपी में 3 क्लॉजेस थे जिसमें रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस था कि मतलब अगर कंपनी का खराब परफॉर्मेंस रहा है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और नए टेंडर में नया आरएफपी रिलीज हुआ उसमें ऐसे कोई क्लॉजेस नहीं थे। उससे ये सारे क्लॉजेस वाइप आउट कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे, पूरी तरीके से हटा दिए गए थे। दूसरा जो मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा वो है कि पहले टेंडर में एक क्लॉज था जिसमें कंपनी डिस्क्वालीफाई हो जाती वो अगर वो अर्लियर ब्लैकलिस्टेड रहती तो। जी। नए टेंडर में उसे करेंटली ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। मतलब सीबीएसई अचानक से ऐसे लोग पसंद आने लगे जो पहले ब्लैकलिस्ट हो चुके थे। ऐसा बोर्ड ने ऐसा चेंज क्यों किया? सार्थक ने ही बताया कि कैसे टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों को छोड़कर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के लिए रास्ता बनाया गया। सार्थक ने एक ब्लॉग में टेंडर को लेकर लिखा, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। सार्थक ने कम से कम 15 गड़बड़ियों की बात की। सार्थक के मुताबिक कोएम्प्ट पहले ग्लोबारेना के नाम से जानी जाती थी। पहले भी इस कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। नए आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कई तरह की ढील दी गई। नए आरएफपी में ब्लैक लिस्टेड अर्लियर यानी ब्लैक लिस्ट होने का प्रावधान हटाकर उसे ब्लैक लिस्टेड करंटली यानी मौजूदा समय में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। इस बार कंपनी के लिए 50 करोड़ की लिमिट थी जिसे कोएम्प्ट सिर्फ 1.7% ही आगे था। कोएम्प्ट को टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी के ऊपर तवज्जो दी गई। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये कदम तब उठाया गया जब तक 12वीं क्लास के बच्चे ने बता दिया कि टेंडर की प्रक्रिया में कैसे धांधली हुई। सवाल ये कि इतने एक्सपर्ट्स, इतने बड़े सिस्टम के बावजूद क्या कोई पकड़ नहीं पाया कि जिस कंपनी को टेंडर दिया जा रहा था उसका इतिहास क्या रहा है। इस पूरे मामले में अब शिक्षा मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर देने को लेकर बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश का मन बना लिया है। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई हैदराबाद स्थित कंपनी कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड पर पेनल्टी लगाने पर विचार कर रही है। ये मुद्दा सियासी तूल भी पकड़ चुका है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से मुलाकात की, उनसे जाना कि कैसे उन्हें दिक्कत आई है। साथ ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा जिसमें सीबीएसई से लेकर सरकार तक पर निशाना साधा। You can apply for re-evaluation. So how many total questions? 35 around questions होते हैं। इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले हमने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी बात की थी और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि पूरे मामले की गहराई से जांच हो रही है। वो पोर्टल जितना तंदुरुस्त होनी चाहिए था, जितना मजबूत होनी था, वो नहीं था। सीबीएसई ने उस पोर्टल को सफलता से चला नहीं पाया, जिसके कारण उसमें एक ग्लिच हुई, उसमें क्रैश हो गया। 2-3 दिन की थोड़ा गड़बड़ी हुई जिसके कारण बच्चों में थोड़ा नाराजगी भी बढ़ी।
ये विसंगति को ठीक कर लिया गया है। अभी मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी है, 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी एप्लीकेशन किए कि हमको रीअसेसमेंट करना है, री इवैल्यूएट करना है। उसमें से उन्होंने 11 लाख क्वेश्चन सेट्स मांगा। ये सब लगभग विद्यार्थियों के पास पहुंच गया है। अभी उस पोर्टल को हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। उसमें IIT की टीम लगा है, नया पेमेंट गेटवे के लिए नया PSU बैंक को इन्वॉल्व किया गया है। ये सारा व्यवस्था ठीक हो जाएगा 1-2 दिनों में। ये मुद्दा देश के लाखों छात्रों से जुड़ा है, उनके भविष्य से जुड़ा है। CBSE में लाखों छात्र बैठते हैं और किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ हुआ है ये सामने आ रहा है। दिल्ली में रवीश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। गाजियाबाद में हुए सूर्या हत्याकांड को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने अपराधियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी और गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही गाजियाबाद पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। खोड़ा में पोस्टर चिपक गए। यूपी में चल रहा है ऑपरेशन दुर्जन। दिन रात पुलिस की टीमें संदिग्ध ठिकानों, किराएदारों और पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड खंगाल रही है। सूर्या की बेरहमी से हत्या के बाद गाजियाबाद में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा वेरिफिकेशन अभियान छेड़ दिया है। जिन लोगों का भी आपराधिक इतिहास है या जो संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं, उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। 3 दिन से हम लोगों का 3 दिन का ये अभियान चलेगा। खोड़ा एरिया में जितने भी अपराधी हैं उनकी सत्यापन होगी और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, वो जो किराए पे लोग रह रहे हैं, उनकी भी सत्यापन करेंगे और अन्य चीज भी हम लोग देखेंगे। हमारी जांचें चल रही, उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। आज भी पुलिस की कार्रवाई रहेगी और कल भी जारी रहेगा। सीएम योगी ने साफ कहा कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी और गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं दुर्जनों के लिए दुर्जन। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। आखिर ऑपरेशन दुर्जन क्या है? इसके तहत योगी फोर्स अब एक्शन में है, इसे भी समझिए। सूर्या हत्याकांड के बाद फोर्स एक्शन में आ चुकी है। गाजियाबाद में अपराधियों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पुलिस ने वेरिफिकेशन का अभियान चलाया है। गाजियाबाद में पुलिस का सघन तलाशी अभियान जारी है। संदिग्धों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अवैध कब्जा करने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए योगी फोर्स एक्शन में है। पुलिस के साथ में कल से यहाँ पे ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जितने यहाँ पे हिस्ट्री शीटर्स हैं उन सब का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जितनी प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही है, व्यवसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं, अन्य गतिविधियाँ चल रही हैं, सभी का वेरिफिकेशन कराया गया है। सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। खोड़ा में अवैध मदरसों को चिन्हित करके सील किया जा रहा है।
और इस जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मदरसा है और इस मदरसे का नाम जो है मदरसा रहमानिया है। और ये मदरसा जो है वो इलीगली बनाया गया था और इस मामले के अंदर पुलिस टीम और ज़िला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्रवाई की है। और आप देखें नोटिस जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है और 1 सप्ताह का जो है वक्त दिया गया है। यहाँ देखें आप, यहाँ पे नोटिस जो है वो जारी करने के बाद सील जो है वो लगा दिया गया। मैं अपने विजय से ज़रा रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की तरफ आएँ और दिखाएं यहाँ पे सीलिंग की जो प्रोसेस है, सीलिंग की जो प्रक्रिया है वो कैसे की जा रही है यहाँ पर। और देखें आप, ज़िला प्रशासन की तरफ से इस मदरसे को जो है वो सील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस खोड़ा इलाके में लगातार गश्त लगा रही है। जिस गली में सूर्या की हत्या की गई वहां भारी पुलिस बल मौजूद है। गाजियाबाद के डीएम से बात की, उनका कहना था कि इस इलाके के अंदर कई सारे ऐसे अवैध रूप से चलाए जाने वाले मदरसे भी हैं जो कि पंजीकृत नहीं हैं, उन पे भी एक्शन जो है वो ज़िला प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे हिस्ट्री शीटर्स जो हैं जिनको ज़िला प्रशासन ने आइडेंटिफाई भी किया है। तकरीबन 13 ऐसे हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। आप देखें जो गाजियाबाद की पुलिस टीम है वो लगातार इस इलाके के अंदर जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि आप देखिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन क्लीन स्वीप दिया गया है ताकि इस इलाके में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स और बैड कैरेक्टर्स लोग रहते हैं उनको जल्द से जल्द जो है आइडेंटिफाई किया जाए। इस तरह से सूर्या हत्याकांड ने पुलिस प्रशासन को सुपर एक्टिव कर दिया है। अब पूरे गाजियाबाद को सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी की धरती पर कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होगी। अकील जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में मौलवी मौलाना लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल कुछ मौलाना गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि गाय के साथ हमारा रिश्ता मां जैसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और फिर उन्होंने मौलानाओं पर तीखा प्रहार किया, उन मौलानाओं पर जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे थे। सीएम योगी ने साफ कहा कि गाय हमारे लिए पशु नहीं बल्कि वो हमारी माता है। एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? गाय पर सीएम योगी के बयान के बाद लखनऊ के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एनडीटीवी ने लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बयान पर उनका क्या कहना है। आज अगर मुस्लिम समाज गाय का सम्मान करता है, वो सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि हमारे 100 करोड़ जो हिंदू भाई हैं वो गाय को माता समझते हैं। तो जब गाय माता है तो उसका सम्मान है, इसीलिए हमने ये मांग की थी कि इस गौ हत्या के ऊपर संपूर्ण भारत में पाबंदी लगना चाहिए। हमारे इस्लाम में ये भी कहा गया है कि गाय के गोश्त से परहेज करिए और शिफा किसके अंदर है, उसका दूध पिए, उससे मक्खन निकालिए। तो जब गोश्त से हमारा इस्लाम धर्म मना कर रहा है तो उसको हम कैसे ज़िबा कर सकते हैं? हमारा धर्म इस्लाम इस बात को कबूल ही नहीं करेगा। हमारे शिया मुसलमानों में इराक से भी फतवा है और ईरान से भी फतवा है कि इसको जहां पर फसाद के यहां कटी नहीं सकती। सीएम योगी के इस बयान के बाद सियासी दलों के भी बयान आने लगे। समाजवादी पार्टी समझती कि सभी की आस्था का पूरा सम्मान होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं निश्चित रूप से आस्था का सम्मान होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें जो अन्य राज्यों में हैं उनकी भाषाएं अलग हैं। जब भी बकरीद का त्योहार आता है तो पूरे देश में गाय को लेकर एक बहस छिड़ जाती है। हम भी ये चाहते हैं कि किसी भी समुदाय का किसी की आस्था
या किसी भावना को ठेस न पहुंचे। और यही वजह है गाय को राष्ट्र पशु घोषित करे। जहाँ जहाँ भी ये बेचारे जो गाय को लेकर आते थे बकरी ईद के वक्त, सब रिटर्न लेके गए। किसको नुकसान हुआ? रो रहा है वो इंसान जिसने 1 साल भर पाला पोसा बड़ा किया, सोचा था कि मैं मंडी में ले जाऊंगा, बिक्री होगी, नहीं बिक रहा है। गाय हमारी माता है, पशु नहीं। सीएम योगी के इस बयान के बाद अब राजनीति और सामाजिक हलकों में कुछ इसी तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। क्या यूपी में एक बड़ी महिला नेता पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के निशाने पर थी? ये बेहद चौंकाने वाली खबर है। एटीएस ने आईएसआई के लिए काम करने वाले एक संदिग्ध आतंकी को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये शख्स पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहा था। सवाल यह है कि आखिर वो महिला नेता कौन है जो इसके निशाने पर हो सकती है। बहरहाल इस घटना ने राजनीति भी गर्मा दी। इसका नाम है मोहम्मद शेख। आजमगढ़ के खुदादातपुर का रहने वाला है। फिलहाल इसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क और आईएसआई से जुड़े होने के आरोप में की गई है। इसकी गिरफ्तारी के बाद बेहद सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक एक महिला नेता इसका टारगेट थी। प्रतिष्ठित संस्थानों को उड़ाने का इसे टारगेट दिया था। आरोपी के पास से 9mm की एक पिस्टल, 4 कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इसका कनेक्शन पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से था। ये सामने आ रहा है कि एक महिला नेता इसके टारगेट पर थी, लेकिन वो कौन है, कहां है, किस राज्य की है, किस पार्टी की है, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। सवाल ये भी है कि इसके निशाने पर और कौन कौन थे। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख करीब 3 महीने पहले शहजाद भट्टी के संपर्क में आया था। भट्टी गैंग ने ही उसे ट्रेनिंग दी थी। एटीएस ने इसके खिलाफ यूएपीए भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। यूपी का आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। देखिए, पुराना इतिहास आजमगढ़ का है कि हमेशा आतंकवादी आजमगढ़ से पकड़े जाते हैं। क्या वजह है? ये यहाँ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ लोग बताते हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आतंकवादी पैदा होते हैं कहाँ? देखिए, एटीएस ने जो कार्रवाई किया हम उसकी सराहना करते हैं कि ऐसे लोग अगर पकड़े जाते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो उन्होंने किया है उनकी हम प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम एटीएस ने उठा करके इनको पकड़ा है। अब आजमगढ़ का नाम आने के बाद तो समाजवादी पार्टी का नाम आता है। तो समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ जो है पनाह देते हैं, उनके जो नेता लोग हैं, तभी ना वो यहाँ रह रहे हैं। अब जितने भी आतंकवादी हैं हम आए हैं, सब एक एक पकड़ के निकालेंगे यहाँ से, सब यहाँ से चले जाएंगे। राजभर के आजमगढ़ को लेकर दिए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। ओम प्रकाश राजभर जी को जिम्मेदारी दी गई है कि आपको दिन भर समाजवादी पार्टी को तर्क करके गाली देना है। कई आजमगढ़ में कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो समाजवादी का गढ़ है, दिल्ली में कोई पकड़ा जाए तो भाजपा का हो जाएगा। अरे किसी आतंकवादी से अगर किसी कोई ताल्लुक हो, कोई मदद कर रहा हो, किसी के संबंध की बात हो, तब इस तरह के आरोप लगाने का अर्थ है। मुझे तो लगता है कि इस तरह का सवाल भी नहीं पूछा जाना चाहिए। उन्हीं से पूछना चाहिए कि किसी जिले में कोई पैदा हुआ है तो वो किसी पार्टी का हो जाएगा। आजमगढ़ से संदिग्ध आतंकी का पकड़ा जाना और उसका पाकिस्तान कनेक्शन होना एक गंभीर मसला है। सवाल ये है कि क्या इसके दूसरे साथी भी हैं जो अभी पकड़ से दूर हैं। लखनऊ से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद चिंताजनक साजिश और इस साजिश का बड़ा खुलासा एनडीटीवी पर। एनडीटीवी ने इस पूरे जासूसी नेटवर्क की परतें उजागर की हैं, जहां दुश्मन ने हनी ट्रैप और हाईटेक कैमरों को हथियार बना लिया है।
सरहद के उस पार खड़ा दुश्मन और उसके आतंकियों की नई साजिशों के खुलासे होने का सिलसिला जारी है। एनडीटीवी की टीम ने ऐसी ही सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। आईएसआई और उसकी साजिशों की नई किश्त जारी हो रही है। आईएसआई अब खूबसूरत फर्जी चेहरों के साथ, झूठे रिश्तों की कहानी के साथ और दिमाग के भीतर घुसने वाली साजिश के साथ नया खेल रच रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब खुलकर नहीं बल्कि छुप कर वार कर रही है और इस लड़ाई में उसका सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है हनी ट्रैप। जम्मू का मकवाल गांव, जहां एक आम युवा पाकिस्तान की साजिश का मोहरा बन गया। 23 साल का करण, जिसे नहीं पता था कि एक लड़की से ऑनलाइन दोस्ती का फरेब उसे सीधे जासूसी के जाल में फंसा देगा। करण की जिंदगी में सोशल मीडिया साइट के जरिए एक लड़की की एंट्री होती है, जो करण नाम के लड़के से पहले दोस्ती करती है, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और फिर आता है वीडियो, जिसके जरिए करण का भरोसा जीता जाता है। हनी ट्रैप का मामला एक बार फिर से सामने आया है। ये पाकिस्तान की एक वुमेन आईएसआई एजेंट के चंगुल में फंस गया ऑनलाइन मीडियम द्वारा, और ये उस पर बातचीत करता रहा। पहले स्नैपचैट द्वारा करता रहा बातचीत, उसके बाद व्हाट्सएप द्वारा बातचीत करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता पहले उसे जाल में फंसाया। उसके बाद उसे कहा कि आप आर्मी इंस्टॉलेशन की तस्वीरें भेजिए, आर्मी बंकर्स की तस्वीरें भेजिए, पुलों की तस्वीरें भेजिए, फ्लाईओवर्स की तस्वीरें भेजिए, और जो वो खींचता रहा। इनिशियली उसे 2000 की पेमेंट दी, उसके बाद उसे कहा कि और पेमेंट मिलेगी और उसे लालच में फंसाया गया। हनी ट्रैप की ये कहानी वीडियो कॉल तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसका अगला स्टेप भी होता है, जो बन जाता है ब्रेन वॉश का सबसे बड़ा हथियार। अब तक लड़के को लग रहा था कि ये रिश्ता उसके जीवन को बदल कर रखने वाला है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि ये एक ऑपरेशन था और आईएसआई का सोचा समझा जाल। वीडियो कॉल के दूसरी तरफ जो लड़की इस जाल को बुन रही थी, उसने करण से एक दिन कहा कि उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिल रहा है, एक ओटीपी भेजो। करण ने भरोसा किया और ओटीपी दे दिया, और ठीक उसी पल उसका फोन, उसका डेटा, उसका दिमाग, सब कुछ आईएसआई के कब्जे में चला गया। इसके बाद करण को दिया गया वो टास्क जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ साबित होने वाला था। इस टास्क के तहत करण से कहा गया कि सेना के बंकर की फोटो भेजो, डिफेंस इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड करो, ब्रिज, मूवमेंट, लोकेशन शेयर करो। अपने भाई की इस करतूत पर करण की बहन और उसके मां बाप भी हैरान हैं। उनका और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।